Good morning, students. Today we are going to start part 1 of the last chapter of political science in your class. This is the challenges to democracy. It is the last chapter. 2 साल से आप लोग डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ते आ रहे हैं. When we started the journey of democracy with the definition and features of democracy, then we thought about that what kind of government is there, democratic system. Then we started to learn that what are the basic principles of democracy and what are the benefits and merits of democracy. जैसे जैसे हम आगे बढ़े हमें पता लगता गया कि डेमोक्रेटिक सिस्टम क्या है, इसकी मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या है. ये लास्ट चैप्टर है इस जर्नी का जिसमें हम पढ़ेंगे चैलेंजेस के बारे में. क्योंकि डेमोक्रेसी अच्छी गवर्नमेंट है, दिस इज द बेस्ट काइंड ऑफ गवर्नमेंट, लेकिन some problems are there, some drawbacks are there, and these all kinds of demerits and drawbacks are categorized into 3 challenges. तो सबसे पहले शुरू करते हैं challenges to democracy with the thinking about challenges. If we know the benefits of democracy, then also we know that what are the barriers and challenges to democracy. Challenge क्या होता है? चैलेंज ऐसी कोई भी रुकावट होती है जो आपके प्रोग्रेस करने की जो अपॉर्चुनिटी है उसको पीछे लाती है. इट मींस द बैरियर और द हर्डल इन द पाथ ऑफ द अपॉर्चुनिटी फॉर प्रोग्रेस. प्रोग्रेस करने से रोकने वाली कोई भी ऐसी रुकावट डेमोक्रेसी में जिसको हम चैलेंज कहते हैं, चैलेंज टू डेमोक्रेसी. So these all kinds of problems and challenges are categorized into 3 parts. ये 3 पार्ट कौन कौन से हैं? 3 challenges हैं. नंबर 1 फाउंडेशनल चैलेंज, नंबर 2 चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन, नंबर 3 डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी. इसमें जो सबसे पहली प्रॉब्लम है फाउंडेशनल चैलेंज, इसका मतलब होता है द चैलेंज टू एस्टेब्लिश. किसको एस्टेब्लिश करना? डेमोक्रेसी को. सो ऑब्वियसली आप वहां पे फाउंडेशन करोगे डेमोक्रेसी का जहां डेमोक्रेसी नहीं है. तो फर्स्ट प्रॉब्लम जो है, द फर्स्ट चैलेंज फाउंडेशनल चैलेंज, इसको एक्सप्लेन करना और अंडरस्टैंड करना बड़ा आसान है. कैसे? क्योंकि फाउंडेशनल चैलेंज इज फेस्ड बाय दोज कंट्रीज विच आर नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री. फाउंडेशनल चैलेंज का मतलब होता है एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी. तो हम डेमोक्रेसी को कहां एस्टेब्लिश करेंगे? जहां पे डेमोक्रेसी नहीं है. इफ देयर इज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑलरेडी इन दैट पर्टिकुलर कंट्री, तो हम क्या एस्टेब्लिश करेंगे? वहां पे ऑलरेडी डेमोक्रेसी है, तो वहां पे फाउंडेशनल चैलेंज नहीं है. राइट? तो फाउंडेशनल चैलेंज का मतलब ये होता है कि जहां डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ना हो वहां पे डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करना, सेटअप करना, दिस इज द फाउंडेशनल चैलेंज. पूरी दुनिया में लगभग 25% ऑफ टोटल कंट्रीज आर फेसिंग दिस चैलेंज. 2006 से पहले नेपाल वाज फेसिंग दिस प्रॉब्लम. बिफोर 2008 पाकिस्तान वाज फेसिंग दिस प्रॉब्लम. सम काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स स्टिल आर फेस्ड इन म्यांमार, भूटान, राइट, एंड वेरियस कंट्रीज इन द वर्ल्ड. अप्रोक्सीमेटली 25% कंट्रीज, 1/4 ऑफ टोटल कंट्रीज आर फेसिंग द फाउंडेशनल चैलेंज. मतलब वहां पे नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैं. इट मे बी मिलिट्री गवर्नमेंट, मे बी मोनार्की और मे बी डिक्टेटरशिप और अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स आर देयर. तो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को डिक्लाइन करना, राइट, गिराना, हटाना और उसके बाद में डेमोक्रेटिक सेटअप वहां पे करना. इट मींस डेमोक्रेसी वहां पे लेके आना, चुनाव करवाना और वहां पे चुनी हुई गवर्नमेंट जो है वो बनवाना. दिस इज द डेमोक्रेटिक चैलेंज, फाउंडेशनल चैलेंज. I hope that you understood my point. This is very simple. Foundational challenge is faced by the countries which are not democratic, where the non-democratic government is working. Clear? तो इसलिए वहां पे डेमोक्रेसी को लाना ही फाउंडेशनल चैलेंज है. ये तो उन कंट्रीज में फेस होता है जहां डेमोक्रेसी नहीं है. ये जो 2 प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन एंड डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, these challenges are faced in democratic countries. ये जो चैलेंजेस हैं ये वहां पे मिलते हैं जहां ऑलरेडी डेमोक्रेटिक सेटअप है, जहां ऑलरेडी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स है.
तो चलिए डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन को इन डिटेल। चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन, दिस इज द सेकंड चैलेंज, and as we have discussed that this challenge is faced by the democratic countries, जहां ऑलरेडी डेमोक्रेसी है वहां पे ये चैलेंज मिलती है, right? So this kind of challenge is found like in democracies like India, US, right, and Spain, etc. So these kind of countries facing challenge of expansion. क्या होता है challenge of expansion में? इसका मतलब होता है कि डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी इज ऑलरेडी देयर, लेकिन वो पूरे रीजन में, पूरी कंट्री में या सभी लोगों में जो है वो अच्छे से एक्सपेंडेड नहीं है। इट मींस द अप्लाइंग बेसिक प्रिंसिपल्स इक्वली इन ऑल द रीजन्स, अमंग ऑल द इंस्टीट्यूशंस एंड ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये होता है अप्लाइंग बेसिक प्रिंसिपल्स। अब जो डेमोक्रेसी के बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, मतलब ये है कि चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन वहां पे मिलेगा जहां पे डेमोक्रेसी के बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो इक्वली इंप्लीमेंटेड नहीं है। सो दिस चैलेंज इज इंप्लीमेंटिंग और द इंप्लीमेंटेशन ऑफ बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी इन ऑल द रीजन्स ऑफ द कंट्री। क्लियर कि एक पर्टिकुलर रीजन है जहां पे बेसिक प्रिंसिपल्स अच्छे से इंप्लीमेंटेड है, दूसरे रीजन में कहीं कोई दिक्कत है, तो इसलिए उनको इक्वली इंप्लीमेंट करना है, अप्लाई करना। दिस इज द चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन। For example, basic principles are free and fair election, right? Rule of law and means universal adult franchise. तो इस तरह की चीजें हैं वो सारे बेसिक प्रिंसिपल्स में आते हैं। अब फॉर एग्जांपल किसी जगह पे इलेक्शन बड़े अच्छे तरीके से हो गया और दूसरे जगह पे इलेक्शन अच्छे से नहीं हुआ, एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में कुछ बूथ्स पे अच्छे से इलेक्शन हो गया है और एक या दो बूथ्स पे प्रॉब्लम आ गई, तो इसका मतलब है कि हम कौन सी चैलेंज को फेस कर रहे हैं? चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन को, क्योंकि डेमोक्रेसी के बेसिक प्रिंसिपल्स सभी जगह पे इक्वली इंप्लीमेंट नहीं है। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैलेंज, अप्लाइंग बेसिक प्रिंसिपल्स इन ऑल द रीजन्स ऑफ द कंट्री, अमंग ऑल द ग्रुप्स, अमंग ऑल द इंस्टीट्यूशंस। सेकंड है पावर टू लोकल गवर्नमेंट्स। इसका मतलब यह है कि लोकल गवर्नमेंट कौन से होती हैं? जो हमारी जो पंचायत हैं, म्यूनिसिपैलिटीज हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं, उनको ज्यादा पावर देना। तो एक्सटेंशन ऑफ ग्रेटर पावर्स टू लोकल गवर्नमेंट्स, तो ये क्या हो गया? एक्सपेंशन हो जाएगा डेमोक्रेसी का। अगर पावर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के पास रही तो इसका मतलब है कि डेमोक्रेसी है लेकिन उसका एक्सपेंशन नहीं हो पाएगा। तो एक्सपेंशन कब होगा? जब ऊपर से लेकर नीचे तक सभी ग्रुप्स के अंदर डेमोक्रेटिक जो है प्रिंसिपल्स की अवेयरनेस होगी, उनका इंप्लीमेंटेशन होगा। तो इसलिए ज्यादा पावर अगर लोकल गवर्नमेंट्स को मिलेगी तो दे विल बी more means free to take the decisions regarding their areas and regarding their people। तो इसके बाद आता है, ये हो गया पावर टू लोकल गवर्नमेंट। तीसरा आता है एक्सटेंशन ऑफ फेडरल प्रिंसिपल्स। ये फेडरल प्रिंसिपल्स क्या होता है? अमंग ऑल द सब यूनिट्स ऑफ फेडरेशन, ठीक है। तो फेडरल प्रिंसिपल्स को हम इंप्लीमेंट करते हैं। तो फेडरल प्रिंसिपल क्या होता है? व्हेन टू और मोर लेवल्स आर देयर ऑफ द गवर्नमेंट इन एनी कंट्री, सो दैट कैन बी कॉल्ड फेडरल सिस्टम, जिसमें आपका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, राइट, जुडिशियरी, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी होगी, सेपरेशन ऑफ पावर होगा और इसी तरह से जुरिस्डिक्शन भी सेपरेट होगा। तो ये जो चीजें होती है फेडरल प्रिंसिपल्स होते हैं। तो फेडरल प्रिंसिपल्स को सभी सब यूनिट्स में जो है डिस्ट्रीब्यूट करना और साथ साथ में सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट तीनों में पावर्स का डिवीजन होना। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज पावर शेयरिंग। तो अमंग ऑल द इंस्टीट्यूशंस, ऑल द रीजन्स, ऑल द सोशल ग्रुप्स एंड इंक्लूडिंग वुमेन एंड माइनॉरिटीज। तो ये भी इसके अंदर आ गया कि आप सभी को फेडरल प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग अगर पावर प्रोवाइड कर रहे हो, उनको अलग से राइट्स प्रोवाइड कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप इस चैलेंज को दूर कर रहे हो, चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन। सो दिस वाज द चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन। आप इसको याद रखेंगे। ये तीनों जो है बेसिक इसके अंदर पार्ट्स आते हैं। तो जहां भी ये चीजें आपको दिखे, किसी भी कंट्री में अगर ये चीजें होती हैं, सो दैट इज कॉल्ड द चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन। नाउ विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट चैलेंज। द नेक्स्ट चैलेंज इज deepening of democracy. This challenge is faced by almost all the democratic countries. जैसे मैंने आपको बताया था कि challenge of expansion and deepening of democracy, these two challenges are faced by
द डेमोक्रेटिक कंट्रीज, जहां पे ऑलरेडी डेमोक्रेसी है वहीं पे ये चैलेंजेस मिलती हैं। तो चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन तो सभी कंट्रीज में नहीं होता है, ओनली अ फ्यू कंट्रीज आर फेसिंग दैट प्रॉब्लम, लेकिन डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी जो है ऑलमोस्ट सभी डेमोक्रेटिक कंट्रीज में मिलता है। इसमें क्या होता है, डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी मींस डेमोक्रेसी इज ऑलरेडी देयर बट देयर इज वीकनेस इन डेमोक्रेटिक सिस्टम, तो उसको स्ट्रेंथन करना, स्ट्रेंथनिंग ऑफ डेमोक्रेसी और डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, इट मींस डेमोक्रेसी को मजबूत करना, ये एक तीसरा चैलेंज है डेमोक्रेसी का, राइट। तो इसमें क्या आता है, सबसे पहले आता है स्ट्रेंथनिंग ऑफ द इंस्टीट्यूशंस एंड प्रैक्टिसेस ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की प्रैक्टिसेस कौन सी होती हैं, जैसे इलेक्शंस करवाना, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना, जैसे गवर्नमेंट का ठीक से फंक्शनिंग करना, जैसे लोगों का डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन होना, ये सारी चीजें आती हैं प्रैक्टिसेस ऑफ डेमोक्रेसी में। क्लियर, प्रैक्टिसेस ऑफ डेमोक्रेसी, जहां पे रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, रूल ऑफ पीपल की बात करते हैं, रूल ऑफ मेजोरिटी ओपिनियन की बात करते हैं, और स्ट्रेंथनिंग ऑफ द इंस्टीट्यूशंस। तो इंस्टीट्यूशंस कौन से होते हैं, ऐसे इंस्टीट्यूशन जो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। जैसे ऑर्गन्स की अगर हम बात करें तो उसमें इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। तो इसमें एग्जीक्यूटिव में क्या आ गया, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर आ गया, प्रेसिडेंट आ गया, राइट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आ गए। ऑल दीज काइंड्स ऑफ इंस्टीट्यूशन शुड बी स्ट्रेंथन्ड सो दैट दे कैन वर्क प्रॉपरली फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल। डेमोक्रेसी का मतलब ही यही है कि लोगों की भलाई के लिए ही सरकारें होती हैं और सरकारें लोगों की भलाई के लिए काम करती हैं। जहां भी ऐसे दिक्कत आती है कि वेलफेयर ऑफ पीपल में कहीं पे हर्डल आ गया, सो दैट इज द चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी। सो डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी में सबसे पहले है कि स्ट्रेंथनिंग ऑफ द इंस्टीट्यूशंस एंड प्रैक्टिसेस ऑफ डेमोक्रेसी। सेकंड वन इज पीपल्स पार्टिसिपेशन, ऐसे इंस्टीट्यूशंस को सपोर्ट करना, ये एक चैलेंज है जो लोगों के पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देते हैं। So people's participation should be in more numbers and in means much expanded form, कि लोग ज्यादा से ज्यादा means proportion में जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसमें पार्टिसिपेट कर पाए, so that the democracy could be strengthened। तो डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए जरूरी है कि लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें, पॉलिटिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में अपना व्यूज दें, और पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं वो बना सकें, इलेक्शंस लड़ सकें, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को मतलब क्लोज वॉचिंग रख सके, उसको क्रिटिसाइज भी करें। सो ऑल दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स आर इंक्लूडिंग इन द पीपल्स पार्टिसिपेशन। अगर ये ज्यादा अच्छे से हो पाता है, सो दैट इज द डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब हम इस चैलेंज को रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज रिड्यूस द कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस ऑफ रिच एंड पावरफुल पीपल इन डेमोक्रेसी। जैसे क्या होता है कि डेमोक्रेसी के अंदर ज्यादातर देखा जाता है कि डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी इसलिए हम फेस करते हैं इस चैलेंज को कि कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी में वीकनेस दिखाई देती है। सो व्हाट काइंड ऑफ दिस वीकनेस इज देयर, जैसे इलेक्शंस में बूथ कैप्चरिंग होना, मैल प्रैक्टिसेस का यूज करना, या मनी एंड मसल पावर का यूज करना, ये सारी चीजें क्या है, कुछ लोगों का इन्फ्लुएंस होता है। पार्टीज के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी होती है, उसको रिमूव करना, इट मींस कि पार्टी में एक ही पर्सन है जो अपने डिसीजंस इंपोज करता है, या फिर कुछ ही लोग हैं जो अपने डिसीजंस को इंपोज करते हैं बाकी लोगों पे। तो ये इंटरनल डेमोक्रेसीज को क्या है कि स्ट्रेंथन करना चाहिए, और साथ में ये जो इन्फ्लुएंस है, कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस ऑफ रिच एंड पावरफुल पीपल, इट शुड बी रिमूव्ड, राइट, बाय टेकिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टेप्स। अब ये आगे चैलेंजेस, अब हम बात करते हैं कि हाउ कैन वी रिमूव दीज काइंड्स ऑफ, हाउ कैन वी फेस दीज चैलेंजेस। तो चैलेंजेस को फेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पॉलिटिकल रिफॉर्म के बारे में सोचना पड़ेगा। तो अब हम बात करते हैं थिंकिंग अबाउट द पॉलिटिकल रिफॉर्म्स। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज थिंकिंग अबाउट पॉलिटिकल रिफॉर्म्स। एज वी डिस्कस्ड अबाउट द चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी, then because of these challenges are existing only because of the wrong practices and wrong done by the people involved in politics or in the government। तो उन सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए कुछ रिफॉर्म्स के बारे में सोचना पड़ेगा। तो ये जो रिफॉर्म्स को सोचने का एक तरीका है, हाउ डू वी थिंक अबाउट द रिफॉर्म्स, देन देयर आर 4 स्टेप्स। जब भी हम किसी रिफॉर्म के बारे में सोचेंगे तो ये 4 स्टेप हम फॉलो करेंगे। तो फर्स्ट इज इट मे बी लीगल वेज, राइट, और ये हम किसके बारे में बात करें, दीज आर नॉट 100% श्योर ट्रीटमेंट ऑफ दीज काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स, नॉट 100% श्योर रेमेडीज ऑफ दीज काइंड्स ऑफ चैलेंजेस, लेकिन ये एक सजेशंस की तरह है। जैसे हमने चैप्टर के स्टार्ट में हमने बात की कि जस्ट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द चैलेंजेस एंड हाउ टू रिमूव दीज काइंड्स ऑफ चैलेंजेस,
how to face these challenges. Just we'll talk about the suggestions and thinking about these challenges. तो सबसे पहले इसमें आता है लीगल वेज, कि जो भी प्रॉब्लम है, जो भी मैल प्रैक्टिस है, जो भी रॉन्ग प्रैक्टिसेस है इन डेमोक्रेसी, तो उसको दूर करने के लिए क्या करेंगे? लीगल वेज. इट मींस विल पास द लॉज. क्लियर? तो लीगल वेज क्या होता है? पासिंग लॉज और मेकिंग लॉज अगेंस्ट द रॉन्ग प्रैक्टिसेस टू डिस्करेज द रॉन्ग प्रैक्टिस डन बाय द पॉलिटिशियन एंड बाय अदर पर्सन इन डेमोक्रेसी. तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग? लॉज पास करेंगे लीगल. फॉर एग्जांपल, अगर आप क्रिकेट का एग्जांपल लेंगे तो क्रिकेट में जो बैट्समैन खेलता था, तो बिफोर मिड 19th सेंचुरी क्या होता था कि विकेट के सामने खड़ा होता था और बॉल कितने भी लगे तो आउट नहीं होता था, क्योंकि विकेट के सामने खड़ा हो जाता था. तो दिस वाज द रॉन्ग प्रैक्टिस, राइट? बिकॉज द क्रिकेट इज द गेम प्लेड विद द बॉल एंड बैट. लेकिन बैट ने वो पैर सामने रख के अगर खड़ा हो गया तो ही कैन नॉट बी आउट, राइट? तो इसलिए उस प्रैक्टिस को रोकने के लिए क्या किया? LBW कर दिया गया, कि लेग बिफोर विकेट आ गया, कि अगर सामने पाए गए और बॉल लगी तो आउट दे दिया जाएगा विदाउट मींस कॉन्टैक्ट विद द बैट. तो ऐसी कंडीशन में इस रॉन्ग प्रैक्टिस को रोका गया. LBW जब ये लॉ आया तो उसके बाद में बैट्समैन को याद रहता था कि यू हैव नॉट टू स्टैंड बिफोर द विकेट, राइट? इफ यू डू दिस एंड बॉल हिट योर पैड तो आपको आउट दे दिया जाएगा. तो ये एक लीगल वे है. इसी तरह से क्या होता था पहले कि MPs एंड MLAs आफ्टर विनिंग द इलेक्शन ऑन एनी पार्टीज टिकट दे यूज्ड टू लीव द पार्टी फॉर मेकिंग द गवर्नमेंट विद अनदर पार्टीज. तो ये जो था ये इट वाज नोन एज डिफेक्शन. ठीक है? तो डिफेक्शन को रोकने के लिए क्या किया गया 1985 में, और एक लॉ पास किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में जो है इसको अमेंड करके, और इसको बोला गया एंटी डिफेक्शन लॉ 1985. तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ जो था, इसमें क्या क्या चीजें थी कि अगर अब कोई भी कैंडिडेट जो है इलेक्शन जीतने के बाद पार्टी को छोड़ता है तो उसकी मेंबरशिप जो है वो कैंसिल हो जाएगी, रद्द हो जाएगी. नाउ शी विल नॉट बी मेंबर ऑफ इफ ही इज MP और MLA. तो इस तरह से ये लीगल वेज होता है. अब इसके बाद आते हैं दूसरे पे, व्हाट रिजल्ट्स इट विल हैव ऑन पॉलिटिक्स, या इसका पॉलिटिक्स पे इंपैक्ट क्या होगा. देखो हम सोच रहे हैं, जस्ट वी आर नॉट रिमूविंग ऑल द चैलेंजेस, नॉट रिमूविंग द प्रॉब्लम्स, जस्ट वी आर थिंकिंग दैट हाउ टू रिफॉर्म द पॉलिटिक्स. तो पॉलिटिक्स को रिफॉर्म करने के लिए पहला हमने सोचा कि लॉज हम पास कर सकते हैं, कानून बना सकते हैं, लेकिन दूसरा हमने ये भी सोचना होगा कि जो हम कानून बनाएंगे पॉलिटिक्स पे उसका इंपैक्ट क्या होगा. फॉर एग्जाम्पल, कई सारे स्टेट्स ने ये कर रखा है कि जिसके 2 से ज्यादा बच्चे हैं वो पंचायत के इलेक्शन फाइट नहीं करेंगे. लेकिन इसका इंपैक्ट क्या है पॉलिटिक्स पे? बिकॉज इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, सो many people of the country will be deprived from their right to fight election or their political right. क्योंकि डेमोक्रेसी में आपके पास राइट है कि आप इलेक्शन लड़ें, राइट? लेकिन आपके ऊपर एक कंडीशन लग गई कि अगर आपके 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो आप इलेक्शन फाइट नहीं कर सकते. तो इस तरह से आपका जो डेमोक्रेटिक राइट है वो क्या हो गया? खत्म हो गया, वो छीन लिया गया. तो ये इंपैक्ट हम किस फॉर्म में देख लेंगे कि ये जो इंपैक्ट है दिस इज रॉन्ग इंपैक्ट ऑन पॉलिटिक्स. तो इस तरह की चीजें हमें पहले सोच के रखनी होंगी कि भाई जब हम ये लॉ पास करेंगे तो इट विल हैव द गुड रिजल्ट ऑन द पॉलिटिक्स, गुड इंपैक्ट ऑन द पॉलिटिक्स, और रॉन्ग और बैड इंपैक्ट ऑन द पॉलिटिक्स. इसी तरह से इस इंपैक्ट को स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए जैसे हमने पास किया राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, RTI जिसको आप बोलते हैं, इट वाज पास इन 2005. और RTI को जब पास किया गया तो उसके बाद में लोगों को इसमें ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपेरेंसी जो है वो मिली कि आपकी गवर्नमेंट क्या कर रही है, आपके डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस क्या कर रहे हैं, आपको इजीली जानकारी मिल जाती है विद द हेल्प ऑफ RTI. सो इट इज कंसिडर्ड एज वॉच डॉग्स, क्लियर, इन डेमोक्रेसी. तो डेमोक्रेसी में एक वॉच डॉग की तरह काम करता है ये एक्ट RTI, आपको याद भी रखना है. और RTI जो है वो क्या हो गया कि इसका पॉलिटिक्स पे इंपैक्ट कैसा आया? इंपैक्ट जो है वो पॉजिटिव आया. तो इसी तरह से वी हैव टू थिंक दैट if we are passing any law, we are making any law, so it will have the positive impact or negative impact on politics. So 2 स्टेप हो गए हमारे, ये दोनों आपको समझ में आ गए होंगे. तीसरे स्टेप पे चलते हैं, थ्रो पॉलिटिकल प्रैक्टिस. कोई भी चेंज आएगा, कोई भी लॉ बनेगा तो वो क्या होगा? सबसे पहले इट वाज मींस थॉट अबाउट थ्रो पॉलिटिकल प्रैक्टिस. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी कि जो भी हम लॉ बनाएंगे उसको पॉलिटिकली प्रैक्टिस किया जाएगा.
यानी कि पॉलिटिक्स में उसको इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी होगा और पॉलिटिकली उसको जो है इंप्लीमेंटेशन और उसको लागू करना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने एंटी डिफेक्शन लॉ पास किया लेकिन पॉलिटिशियन उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, राइट, पॉलिटिकल पार्टीज उसको नहीं मान रही है या गवर्नमेंट्स फॉलो नहीं कर रही है, तो उस कानून का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाएगा, क्योंकि कानून को लागू करने वाले लोग ही उसको अगर प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे तो देयर विल नॉट बी एनी काइंड ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर चेंज व्हाट एवर यू हैव डन फॉर रिफॉर्मेशन। तो रिफॉर्म तभी होगा जब उसको पॉलिटिकली प्रैक्टिस किया जाएगा। ये तीसरा स्टेप हो गया। फोर्थ में आते हैं कि हम क्या सोचते हैं कि इंप्लीमेंटेशन ऑफ द लॉज, हु विल इंप्लीमेंट, कोई भी हम लॉ पास करेंगे तो हु विल इंप्लीमेंट एंड हाउ इट विल बी इंप्लीमेंटेड। ये दोनों चीजें हमें सोचनी पड़ेंगी कि इंप्लीमेंटेशन कौन करेगा और कैसे करेगा, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपने लॉ पास कर दिया और उसको इंप्लीमेंट करने वाले जिसको प्रैक्टिसिंग किया गया, इफ इज नॉट इंप्लीमेंटिंग द लॉ, तो जैसे हमने थर्ड स्टेप में बात की उसका इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगा। तो इसी तरह से इंप्लीमेंटेशन इज वेरी नेसेसरी कि भाई उसका इंप्लीमेंट जो है वो कौन करेगा और कैसे करेगा। तो ये है पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के 4 स्टेप हमने डिस्कस कर लिए हैं। नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, रीडिफाइनिंग डेमोक्रेसी। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो और इस टॉपिक में हम डेमोक्रेसी को कंक्लूड करेंगे। डेमोक्रेसी के बारे में हमने पढ़ा कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, मेरिट्स, डिमेरिट्स एंड फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, और इस चैप्टर में हम चैलेंजेस के बारे में भी पढ़ रहे हैं। तो इसमें रीडिफाइन करने के लिए डेमोक्रेसी की सारी फीचर्स आपको माइंड में रखनी है कि कौन कौन सी फीचर्स थी। देखिए एक बार स्टार्ट करते हैं इसको। द रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल मस्ट टेक ऑल मेजर डिसीजंस, कि जो डिसीजंस लिए जाएंगे वो उनके द्वारा लिए जाएंगे जो कि लोगों ने जिनको चुना है। तो ये आपको याद रखना है कि इन ए डेमोक्रेसी all the decisions are taken by the people who are elected by the people, those representatives or rulers elected by the people। तो ये पहली चीज होगी। दूसरा आता है elections must offer a choice and fair opportunity to the people to change the current rulers। आज जो सरकार है उसको चेंज करने के लिए लोगों के पास फुल अपॉर्चुनिटी है अगले इलेक्शन में कि वो चेंज कर सकते हैं और चाहें तो ना करें। तो ये होता है कि इलेक्शंस ऐसे होंगे जो फ्री एंड फेयर तरीके से होंगे और लोगों को अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग रूलर्स को इलेक्ट करने और उनको रिफ्यूज करने के लिए फ्री होंगे। तीसरा आता है दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी शुड बी अवेलेबल टू ऑल द पीपल ऑन एन इक्वल बेसिस। जैसे हमारे पास यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, इसके अकॉर्डिंग 18 ईयर से ज़्यादा का एज में, मोर देन 18 ईयर्स ऑफ एज, ईच एंड एवरी सिटीजन हैज़ द राइट टू वोट, जिसको हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बोलते हैं। तो वो होता है इक्वल राइट to elect their rulers on the basis of their choice and opportunity। इसके बाद आता है the exercise of this choice must lead to a government limited by basic rules of the constitution and citizens rights। अब जो गवर्नमेंट आपने चुनी, जो गवर्नमेंट पीपल ने इलेक्ट किया, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करेगी, अपनी मर्जी से काम नहीं करेगी, इसमें ये लिखा हुआ है। So in this way, you may have felt disappointed that the definition did not refer to any high ideals that we associate with democracy. But in operational terms, we deliberately started with a minimalist but clear definition of democracy. It allowed us to make a clear distinction between democratic and non-democratic regimes. कि non-democratic government में people cannot elect their rulers, लेकिन democratic government में सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपने रूलर्स को खुद इलेक्ट करते हो। सो आफ्टर दैट यू मे हैव नोटिस दैट इन द कोर्स ऑफ आवर डिस्कशंस ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स वी हैव गॉन बियॉन्ड दैट डेफिनेशन। वी डिस्कस democratic rights at length and noted that these rights are not limited to the right to vote, stand in elections and form political organizations। इसके आगे भी हमारे पास काफ़ी rights हैं। We discussed some social and economic rights that our democracy should offer to its citizens। Social equality और economic freedom ये सभी इसके अंदर आते हैं। We have taken up power sharing as the spirit of democracy। Power sharing को spirit of democracy कहते हैं क्योंकि power sharing से ही democracy चलती है। If one group is deprived from the powers, right, from the rights, तो उसके पास power नहीं होगी और democracy अच्छे से नहीं चल पाएगी। And discussed how power sharing between governments and social groups is necessary in democracy। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया श्रीलंका का,
So in Sri Lanka, singly language people formed the government, but they did not share the power with Tamil language people. तो इसलिए वहाँ पे thousands of people were killed in Sri Lanka during the civil war. We saw how democracy cannot be the brute rule of majority and how a respect for minority voice is necessary for democracy. हमने ये भी डिस्कस किया पिछले चैप्टर के अंदर कि माइनॉरिटीज़ का भी ध्यान रखना होगा डेमोक्रेसी को. जैसे श्रीलंका के एग्जांपल फिर से हम इसको अगर सोच के देखें तो वहाँ पे ऐसा ही हुआ था कि माइनॉरिटी पीपल्स राइट्स वर नॉट मीन्स रिस्पेक्टेड. Our discussion of democracy has gone beyond the government and its activities. We discussed how eliminating discrimination based on caste, religion and gender is important in a democracy. कि ये जो discrimination है इसको कितना remove हम कर पाते हैं, it will be the base of the successness of democracy. तो अगर हम इनको eliminate कर पाते हैं तो अच्छी democracy हम face करेंगे और दे पाएंगे. Finally, we have had some discussion about some outcomes that one can expect from a democracy. Outcomes में हमने पढ़ा कि what kind of expectations we have from democracy. जैसे हमने expect किया social outcomes में social equality होगी, political outcomes में political rights and political equality, economic equality होगी. लेकिन इसमें से अगर हमने डिस्कस किया कि economic equality is not there because of economic inequalities existing in the country because of equal opportunities in the economic sphere. So we begin then with a definition of what is the minimum a country must have to be called a democracy. In the course of our discussion we moved to the set of desirable conditions that a democracy should have. कि कम से कम क्या होना चाहिए कि the government is elected by the people. ये कम से कम रिक्वायरमेंट है डेमोक्रेसी की. और फिर उसके बाद जो डिजायरेबल कंडीशंस है वो है राइट्स, और उनको एक्सपेंड करना ये डेमोक्रेसी में होनी चाहिए. So we have moved from the definition of democracy to description of a good democracy. तो ये था redefining democracy जिसमें हम मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ डेमोक्रेसी से और राइट्स और एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी तक आए और चैलेंजेस को रिमूव करने तक हमने डिस्कशन किया. सो दिस वाज द टॉपिक इन दिस वीडियो. आई होप दैट यू अंडरस्टूड दिस topic and all the topics covered in this video. Keep revising and read it from the PDF and notes. Thank you. Have a nice day.